नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हम रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप नई परख चैनल से जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। तेलंगाना और राजस्थान के चुनाव बाकी रह गए हैं और दोनों जगह चुनाव एक तरीके से चुनावी प्रचार का जो पूरा माहौल है अपनी चरम अवस्था की ओर बढ़ रहा है। तेलंगाना के बारे में लोकपोल संस्था का एक सर्वे आया है जो कर्नाटक में बिल्कुल सही साबित हुआ था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की सीटें बढ़ाकर 71 तक देने करने का एक अंदेशा जताया है कि सीटें 71 तक जीत सकती है कांग्रेस। तो इस चुनावी सर्वेक्षण के आलोक में क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस निर्णायक रूप से तेलंगाना में बढ़त हासिल कर चुकी है? आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस तेलंगाना में बड़े जबरदस्त पराक्रम के साथ चुनाव लड़ रही है और अभी तक उसने अपने अभी सारे पत्ते सही चले। और शुरुआत में जब तक टिकट नहीं बटे थे उस वक्त तो आमतौर पे सर्वेक्षणों में भी ये आ रही थी कि कांग्रेस तेलंगाना में आगे है और सरकार बना सकती है और भारत राष्ट्र समिति के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वो पीछे चल रही है। अब ये जो नया सर्वे आया है ये सर्वे बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह रहा है, आप बता रहे हैं कि कांग्रेस वहां पे सरकार बना सकती है। तो मैं बहुत इससे आश्चर्यचकित नहीं हूँ। मैं मानता हूं कि इसमें सच्चाई है और कांग्रेस ऐसा कर सकती है। अगर कांग्रेस तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति को परास्त करने में सफल रही तो वो एक तीर से दो शिकार करेगी। पहला शिकार तो उसमें ये होगा कि वो भारत राष्ट्र समिति, भारतीय जनता पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन MIM, इन तीनों के बीच में एक जो अघोषित समझौता है कि किसी तरीके से कांग्रेस को चुनाव ना जीतने दिया जाए, उस समझौते को पराजित कर देगी और उस समझौते की पोल खोल जाएगी। और इससे ही साबित होगा कि इस प्रकार के षड्यंत्रों से और इस प्रकार के खुफिया समझौतों से जो वोटरों का वास्तविक जनादेश है उसको पलटा नहीं आ सकता। दूसरे, कांग्रेस पूरे के पूरे दक्षिण भारत को 2024 में पूरी तरीके से साफ करने की भूमिका तैयार कर देगी। तेलंगाना में कांग्रेस की वापसी का मतलब होगा कि कांग्रेस के ग्राफ में एक बहुत बड़ा उछाल आना। मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जीतने से कांग्रेस को जो लाभ होगा उससे भी ज्यादा लाभ उसे तेलंगाना को जीतने से होगा। जो बीआरएस के नेता हैं वो बार-बार इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं। कल मैं एक नेता का वक्तव्य सुन रहा था कि अगर एआईएमएम यानी कि ओवैसी की जो पार्टी है उसने कम मुसलमानों को खड़ा किया है तो असल में ये तो कांग्रेस के फायदे की चीज़ है। तो ये पूरा दावा ही गलत है कि जो ओवैसी हैं वो केसीआर और बीजेपी से मिले हुए हैं। तो क्या इस तरह से भी चीज़ों को देखा जा सकता है? नहीं, देखिए, ये तो बात कह रहे हैं वो गलत है। जो वैशी हैं उनका हथकंडा ये होता है कि वो बात तो मुसलमानों के हक की करते हैं। हक का क्या मतलब है? केवल मुसलमानों को नौकरी दिलाने के लिए और उनको आरक्षण दिलाने के लिए नहीं बात करते हैं। वो कहते हैं मुसलमानों को राजनीतिक नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। लेकिन जिन सीटों पे उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है, खासतौर से उस राज्य में जिस राज्य के वो खुद हैं, वहां पर वो मुसलमानों को टिकट न देके हिंदुओं को टिकट देते हैं। तो प्रश्न इस बात का है, फिर अगर उनके टिकट से कोई हिंदू जीत जाएगा तो मुसलमानों को नुमाइंदगी कैसे मिलेगी? अगर जो पार्टी मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए लड़ रही है तो उसे मुसलमानों को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए। दूसरे, उसके पीछे हथकंडा ये होता है कि हमने एक हिंदू उतारा है, हिंदू अपनी बिरादरी का, अपने प्रभाव क्षेत्र के हिंदू वोट लाएगा और हमारी अपील से उसको मुसलमान वोट भी मिलेंगे। तो ये या तो दूसरी पार्टी का खेल बिगाड़ेगा या अपना खेल बनाएगा प्रभावी रूप से। तो वो इस तरह से एक तीर से दो शिकार करते हैं, लेकिन दोनों ही शिकारों में मुसलमानों को राजनीतिक नुमाइंदगी मिलते हुए नहीं दिखती। तो मेरे ख्याल से ये जब केसीआर ये बात कर रहे हैं तो इससे और भी साफ होता है कि MIM और केसीआर के बीच में एक प्रकार की जुगलबंदी चल रही है। एक और चीज़ है कि कल जेपी नड्डा का मैं आज तक पर इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें भी वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि हाँ, हाँ, केसीआर आना चाहते थे एनडीए में और मोदी जी ने मुझसे भी चर्चा की थी कि ऐसा एक प्रकरण सामने आया है। तो भाजपा जो बार-बार इस चीज़ पर जोर दे रही है, उसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? उन्हें क्या चुनावी लाभ हो सकता है ऐसा कहने से बार-बार सार्वजनिक रूप से? नहीं, ऐसा करने से वो भविष्य की पेशबंदी कर रहे हैं। वो भविष्य की पेशबंदी कर रहे हैं और वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे कभी, अभी देखिए भाजपा वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इनको 2019 का जो परिणाम है वो 2024 में 100% दोहराना है। अगर वो 10, 15, 20%, 20-25% भी उसको नहीं दोहरा पाए
अगर केवल 80% या 75% दोहरा पाए तो भाजपा 272 सीटें जो उसे बहुमत के लिए चाहिए वो बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी नहीं रह जाएगी। तब उस वक्त उन्हें जरूरत पड़ेगी के चंद्रशेखर राव जैसे नेताओं की जरूरत पड़ेगी। तब उन्हें जरूरत पड़ेगी वाईएसआर रेड्डी पार्टी के नेता जगन मोहन रेड्डी हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तब उन्हें बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक की जरूरत पड़ेगी। तब वो ये लोग जो लोकसभा सीटें जीतेंगे उन लोकसभा सीटों के जरिए वो अपनी भरपाई कर पाएंगे, क्योंकि जो मौजूदा एनडीए है उसमें तो इस प्रकार की पार्टियां और नेता है ही नहीं जो कि कुछ ज्यादा कोई सीटें जीत पाए। वो तो कुल मिला के सारे लोग अगर 5 सीटें भी जीत ले तो बहुत बड़ी बात है। एक और चीज़ है कि जो प्रधानमंत्री हैं, खैर वो 25 से 27 तक शायद रहेंगे वहाँ पर तेलंगाना में, और 6 जो रैलियाँ हैं उनको संबोधित करेंगे। लेकिन उससे अलग जो नरेंद्र मोदी जी की एक रणनीति मैं देखता हूँ कि वो चुनावों के समय कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जिसे बोला जाता है वो करने की कोशिश करते हैं। तो वो आज मथुरा में हैं और वहाँ पर कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं, और लोगों का मानना है कि इसके माध्यम से वो राजस्थान के मतदाताओं को भी संदेश देना चाहते हैं, उनको प्रभावित करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी यह रणनीति कारगर रही है अभी तक? ये बहुत प्रभावी है, इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई वहां तो वो जो मीरा बहुत जो भारत की मध्ययुगीन महान संत कवित्री थी, जो कृष्ण भक्ति से ताल्लुक रखती थी, उनको उनका सेलिब्रेशन है वहां पर वृंदावन में। तो अगर उन्हें वहां करना था तो वो उन्हें राजस्थान में करना था। मीरा की कर्मभूमि तो राजस्थान है। मीरा की कर्मभूमि मथुरा या वृंदावन नहीं है। कृष्ण भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो मथुरा और वृंदावन। मीरा ने तो सारी कविताएं राजस्थान में लिखी थी। मीरा का जन्म स्थान भी राजस्थान है और उनकी ससुराल जहां पे उन्हें कृष्ण से प्रेम हुआ, इसकी वजह से उन्हें सताया गया और जहर का प्याला भी पिलाया गया है, वो जगह तो राजस्थान के अंदर है। तो उनको वहां करना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि मथुरा में जो प्रधानमंत्री गए हैं उसका तो लाभ जो हिंदुत्ववादी राजनीति है वो जो कहती है ना कि अयोध्या तो हो चुका और मथुरा और काशी बाकी है, तो वो तो मथुरा और काशी में भी देखिए वो सब ज्ञानव्यापी को लेकर पूरा हिंदुत्ववादी कार्यक्रम राजनीति चल रही है। और इधर ब्रज में भी जिस तरह अयोध्या में एक 84 कोसी परंपरा है, परिक्रमा है, उस तरह ब्रज में भी एक बहुत बड़ा गलियारा बनाने और 84 कोसी परंपरा के लिए परिक्रमा के लिए पूरा का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। तो जो मोदी सरकार है हिंदुत्ववादी विचारधारा और उसकी राजनीति को जमाने के लिए अयोध्या में तो त्रेता युग ला रही है रामलला का मंदिर बनाकर, और जो ज्ञानव्यापी है ज्ञानव्यापी में भी उसी दिशा में जा रहे हैं, और इसको मथुरा को भी उसी दिशा में ले जाया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश में 3 बहुत बड़े जो कहते हैं न्यो हिंदू तीर्थ स्थल जो वेटिकन की तर्ज पे बनाए जाएंगे, मतलब जो क्रिश्चियन वेटिकन है ईसाई रोम का मतलब है, उसकी तर्ज पे बनाए जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो प्रधानमंत्री का जो मथुरा दौरा है और प्रधानमंत्री वहां जो पूजा अर्चना करेंगे मीरा के नाम पर, मीराबाई के नाम पर, मैं तो उसके पीछे इस तरह की राजनीति देखता हूँ। एक और चीज उन्होंने, एक और खास बात है कि पूरे जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उसे भक्ति आंदोलन में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो भक्ति आंदोलन के एक कविता की एक लाइन, एक छंद, एक दोहे का इस्तेमाल नहीं करती, कभी नहीं किया पूरा का पूरा, क्योंकि भक्ति आंदोलन अपने आप में बड़ा उदार और इक्लेक्टिक है, सर्वसमावेशी है भक्ति आंदोलन, और उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। जी। एक और चीज नरेंद्र मोदी ने कल के अपने एक भाषण में कहा था, और वो राजेश पायलट की बात को लेकर आए थे। कहा था कि उनसे बदला लेने के लिए उनके पुत्र को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो शायद वैसा करके गुर्जर वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की रणनीतियां जो चुनाव के आखिरी 2-3 दिनों में होती हैं, चुनाव होने से पहले, वो कारगर मानी जाती हैं, प्रभाव होता है उनका? मैं पहले भी कह चुका हूं नई परख के मंच पर, और फिर ये बात कह रहा हूं, अगर अशोक गहलोत की सरकार ने अच्छी गवर्नेंस दी होगी तो वो अच्छी गवर्नेंस तो पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई, उन दोनों को मिलकर उनकी सरकार की वापसी होगी। केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर वो चुनाव नहीं जीतेंगे, और गवर्नेंस के साथ में लोक कल्याणकारी योजनाएं जब जुड़ जाती हैं तब फिर एंटी इनकम्बेंसी जो कुछ भी होती है वो मंद हो जाती है या नाकाफी साबित होती है।
तो सरकार की वापसी की संभावना बनती है। ये जो चुनावी मुहिम के दौरान चटखारे ले लेके ये बातें की जाती हैं और उसमें इस तरह की भविष्यवाणियां की जाती हैं कि मैं अब फलाने की शपथ लेकर ये कह रहा हूं कि अशोक गहलोत की सरकार का सूपड़ा साफ हो जाएगा और वो अब कभी भी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। ये सब जो बातें होती हैं, ये सब मीडिया में कलाबाजियां खाने के लिए और जो मीडिया में जो जिम्नास्टिक होती है मीडिया मंचों के ऊपर, उसके अलावा इन चीजों का कोई महत्व नहीं होता। वोटर भी इनको चीजों को देखकर अपना मनोरंजन करते हैं, उनका भी मनोविरोध होता है, चर्चा वगैरह होती है और एक तरह से विभिन्न अर्थों में एक तरह का राजनीतिक शिक्षण भी चलता है और वोटर लोग ये भी जानना सीखते हैं कि इस तरह की बातों के बीच में उन्हें वो अपना निर्णय कैसे प्राप्त करें। एक लाल डायरी की भी काफी चर्चा रही है राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। तो एक समय जैसे बोफोर्स का मामला था या फिर हवाला का मामला था, उसी तरीके से क्या लाल डायरी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है राजस्थान में? ये प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री लाल डायरी पढ़ी होगी। फिर अमित शाह ने मुद्दा उठाया, अमित शाह ने तो लाल डायरी पढ़ी होगी। उन्होंने आज तक ये तो नहीं बताया कि लाल डायरी में क्या है। बोफर्स वाले मुद्दे के सामने तो लोगों के सामने स्पष्ट था ना, भाई बोफर्स तो में खरीदी गई, उसमें कमीशन खाया गया, वो कमीशन स्विट्जरलैंड में जमा हुआ और ठोस तथ्य के रूप में ये बात सामने आई। कितना कमीशन खाया गया वो आंकड़ा भी लोगों को बताया गया। अब ये सवाल उठता है कि लाल डायरी में क्या है। ये वही एमएलए क्यों बताता है जिसको भ्रष्टाचार के आरोप में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल से निकाला गया। और वो जो बताता है वो भी क्या बताता है कि एक बंदा आया, वो अपने आप को सोनिया गांधी का भाई कहता है। अब सोनिया गांधी का तो कोई भाई था नहीं। उस बंदे ने क्या किया? अगर उस बंदे को कुछ रुपया दिया गया है या बंदे ने कोई रुपया दिया है, कुछ राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो स्पष्ट रूप से बताया जाए कि वो भ्रष्टाचार क्या था। तो लाल डायरी में एक भी बात ऐसी नहीं है जो प्रमाण के रूप में आए। जैन हवाला डायरी थी, उसमें सब नेताओं के नाम लिखे हुए थे, नामों के आगे रकमें लिखी हुई थी। उनमें से कोई नेता खंडन कर पाने की स्थिति में नहीं था कि इसमें गलत लिखा हुआ है। बहुतों ने तो माना भी कि हाँ, ये सही लिखा हुआ है और कहा हमने पैसा लिया, लेकिन पैसा हमने सरकारी कोष में जमा करा दिया। अडवाणी जी ने ये कहा, शरद यादव ने ये कहा। लाल डायरी बिल्कुल एकदम खोखली चीज है। खुद भाजपा को भी उम्मीद नहीं है कि ये कोई बड़ा भारी मुद्दा है। इसीलिए भाजपा की चुनाव कैंपेन में कभी लाल डायरी प्रकट होती है और कभी गायब हो जाती है। अब आखिरी दिन फिर प्रकट की उन्होंने, लेकिन इससे कुछ दिन पहले तक लाल डायरी की कोई चर्चा नहीं कर रहा था। तो हम सब लोग मान बैठे थे कि शायद लाल डायरी की चर्चा नहीं आएगी, फिर आखिरी दिन उसको प्रकट कर दिया। तो ये सब गैर गंभीर किस्म की बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि मतदाता इन बातों में विश्वास रखते हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, अगर वो गंभीरता से उसके कोई प्रमाण उपलब्ध हैं तो उसको बाकायदा मुद्दा बनाने के लिए कैंपेन चलानी पड़ती है, मुहिम चलानी पड़ती है। 6-7 महीने, साल भर पहले से उस मुद्दे को उठाना पड़ता है, तब कहीं जाकर उस चुनाव में प्रभावी होती है। एक और चीज हुई है पिछले 2-3 दिनों में जिसपे हल्की सी चर्चा हम लोगों ने नई परख के मंच पर की थी, और वो है पनौती वाला मसला। मैंने कुछ कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुना और मुझे उनकी यह बात ठीक लगी और मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत कुछ कांग्रेस के नेताओं को कहते हैं, खासतौर पर राहुल गांधी को, तो इस तरह की टिप्पणियां नहीं आती हैं टेलीविजनों पर जिस तरह की टिप्पणी पनौती के बाद आई। तो क्या आप इस पूरे मामले में कांग्रेस की इस टिप्पणी को सही मानते हैं? आप इसे कैसे देखते हैं और इसका चुनावी पनौती का प्रभाव? मतलब क्या हुआ? पनौती का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है और जिसकी जिसकी जो जो अशगुन होता है उसके वहां होने से, तो भारतीय टीम हार गई। यही तो पनौती का मतलब हुआ यहाँ पर। अच्छा, आपको याद होगा कि 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने क्या भाषण दिए थे? नरेंद्र मोदी ये भाषण दे रहे थे दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कि मैं एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। लोग कहते हैं कि मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, मेरे सौभाग्यशाली होने से पेट्रोल के दाम कम हो गए। तो अगर मेरी किस्मत इतनी अच्छी है तो दिल्ली के लोगों को क्यों मुझे वोट नहीं देना चाहिए? तो जब आप अपने आप को, पेट्रोल के दाम कोई आपकी वजह से तो कम हुए नहीं थे, वो तो अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया थी। पेट्रोल के दाम कम हुए थे, उसके बाद पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते चले गए। तो जब आप अपने आप को एक सौभाग्यशाली व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं तो आपके लिए फिर इस तरह की बातें कहीं आएंगी। और ये सब जो मसला है ना कि मोदी जी के खिलाफ कुछ कह दिया तो अब उससे भाजपा ने उस मुद्दा उठा लिया, अब इससे बड़ा जबरदस्त भाजपा कांग्रेस का नुकसान करेगी। ये 2014 के बाद कुछ दिन तक ये बात चली थी और मोदी ने उसका लाभ उठाया था, लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, तो थोड़ा लोग इस बात को लेकर संवेदनशील थे। लेकिन धीरे धीरे ये मसला पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अभी कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 92 बार हमारा अपमान हुआ, लेकिन जनता ने तो उनकी इस बात की कोई परवाह नहीं की। तो अब इन बातों का कोई असर नहीं होता है।
लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूं कि इस प्रकार की आलोचनाएं कोई खास दमदार नहीं होती हैं और उनके उनमें उनसे मतलब जो है कुछ खास ऐसा तत्व तो नहीं निकलता है जिससे लोकतंत्र को या सार्वजनिक जीवन में होने वाली बहसों को कोई फायदा हो। ना प्रधानमंत्री ने अभी राहुल गांधी को बिना नाम लिए मूर्खों का सरदार कहा। अब आप उसको क्या कहेंगे? अभी तो कहा मूर्खों का सरदार राहुल गांधी को, उसके ऊपर तो किसी ने कुछ नहीं कहा, कायरा नाम नहीं लिया था उन्होंने, और राहुल गांधी ने नाम ले दिया। तो केवल इस बात से तो कोई बात सही और कोई बात गलत नहीं हो जाती। एक और चीज हुई है पश्चिम बंगाल में, और वहां पर तो महुआ मोइत्रा का मामला काफी दिनों से चल ही रहा है, जो कि राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में भी हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए का अडानी का जो एक प्रोजेक्ट है उसको उन्होंने रद्द कर दिया। तो काफी सारे लोग इसको महुआ मोइत्रा मामले से भी जोड़कर देख रहे हैं। तो क्या इससे हम कह सकते हैं कि अंततः टीएमसी महुआ मोइत्रा का पूरी तरीके से समर्थन करने लगी है? और दूसरा ये कि क्या ममता बनर्जी एक मॉडल प्रस्तुत कर रही हैं जो अडानी और मोदी का जो एक राजनीतिक और आर्थिक गठजोड़ है उसको कैसे तोड़ा जाए? देखिए, अदानी मोदी प्रकरण के ऊपर जिन विपक्षी नेताओं ने बहुत मुखर होकर और लगातार आक्रामक होकर अपनी बात कही है और सरकार की आलोचना की है, सरकार को घेरा है, उनमें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ ममता बनर्जी भी है। और ममता बनर्जी अगर ऐसा कर रही है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ऐसा करने से विपक्ष की उन सरकारों को भी एक सबक मिलेगा जो जिन्होंने अपने अपने राज्य के विकास में गौतम अडानी की मदद लेने की कोशिश की है, जिनमें छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है। तो और जहां तक महुआ मोइत्रा का सवाल है, मेरे ख्याल से टीएमसी अब उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। शुरू में वो सतर्क थी और उसके नहीं जोड़ रही, लेकिन जब उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ तो उनके साथ है। उनको तो वहां सांगठनिक जिम्मेदारी भी दी गई है, इसके धन्यवाद भी महुआ मोइत्रा ने पार्टी को दिया है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।